12 साल के बाद मेरे भाई की आवाज़ आई जो अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विकास मैं विमू एंड स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस विंबिक पर। आप लोगों ने डिमांड किया था कि विकास भाई आप अपनी स्टोरी जो है बचपन की वो शेयर कीजिए। तो और इसलिए भी और मैं भी चाहता था कि आप जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब फैमिली में, तो मैं चाहता था कि हमारी इस फैमिली को मेरे बारे में सब पता होना चाहिए, सब मालूम होना चाहिए, मेरे बचपन से लेकर अभी तक कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे मेरी बचपन गुजरी है, कैसे मैं भी जी रहा हूँ एंड मैं कहाँ से हूँ। ये थोड़ा सा सस्पेंस है, इसको हम कभी ना कभी खुलासा ज़रूर कर देंगे सही टाइम आने पर। अभी तक आप लोगों को जानने मिला है पार्ट 1 में कि जब मेरी माँ की शादी हुई तो मेरी माँ को दहेज के कारण एंड सबलापन के कारण क्या क्या झेलना पड़ा। और उसके बाद पार्ट 2 में आपको ये जानने को मिला कि जितने भी लोगों ने मेरी माँ को दुख तकलीफ़ें दी उनके साथ क्या हुआ, यानी कि भगवान ने उन्हें किस तरह से उनको सज़ा दी। एंड ये है पार्ट 3, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मेरे दादाजी, दादी जी, बड़े पापा ये सब गुजर गए तो उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए आज इस फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे बड़े पापा गुजर जाने के बाद जो उनके 3 बच्चे थे, यानी कि मेरे 2 बड़े भैया एंड एक दीदी, उन सब की भार मेरे पापा जी पे आ गई। तो मेरे पापा जी ने सबका भार उठाया और कहा कि अब मेरे 2 बेटे नहीं 4 बेटे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे उस वक्त कि अब मेरे 4 बेटे हैं, अब इन सब का परवरिश मैं करूँगा, मेरे पापा जी बोले। और यही हुआ, हम सब जॉइंट फैमिली रहने लगे एक साथ। तो मेरे बड़े भैया बहुत बड़े हो गए थे, यानी कि शादी के लायक हो गए थे। तो मेरे बड़े भैया की शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी फैमिली में नए सदस्य जुड़े, मेरी भाभी जी आई। मेरे भाभी जी आने के बाद सब लोग कहते थे कि घर में कोई बहू आ जाएंगे तो शायद मेरे पापा जी की बदमाशी जो है वो कम हो जाएगी। और जब मेरी भाभी जी आई तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा जी की जो बदमाशी थी वो और ही बढ़ गई। मेरे पापा जी कहा करते थे कि ये जो नई बहू है ना इन्हें खाना पकाना आता है, ना खाना पकाने आती है, ना कुछ करनी आती है। और जो खाना पका कर रख देती थी मेरी भाभी जी, तो पापा जी आते थे, अगर उनको अच्छा नहीं लगता था तो सारे के सारे फेंक दिया करते थे। इस तरह से दिन गुजरता गया। उसी दौरान मैं पढ़ने के लिए चला गया शहर, अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर। जब भी मैं आता था तो मुझे देखने को मिलता था कि जो मेरी नई भाभी जी थी वो मेरी माँ को उतनी शुरुआत में मानदान नहीं करती थी। जैसे कि मेरी बड़ी भाभी अपनी अपनी सास को चाय देना, पैर दबाना, ये सब किया करती थी, लेकिन मेरी माँ को नहीं किया करती थी। फिर मेरी बड़ी मम्मी के कहने पर वो मेरी मम्मी की भी सेवा किया करती थी। और भी मैंने ये भी देखा था कि जो भी बहुएँ आती हैं तो मेरे उस टाइम मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये तो पराए घर की बेटी होती है, जो कि हमारे घर में शादी के बाद आती, तो उनको इस घर के दुख तकलीफ से मैं देखता था कि उतना अटैचमेंट नहीं रहता था। वो शादी करके आते थे तो बस उसके कुछ दिन तो ठीक रहते थे, लेकिन उसके बाद वो जैसे कि अपनी सास को झगड़े करना, उनको इज्जत ना करना, उनको दुख तकलीफ़ों को ना समझना, इस तरह का हुआ करता था। और साथ ही मुझे ये भी देखने को मिला कि मेरे पापा जी अपनी बहू की भी इज्जत नहीं करते, यानी कि बहू उधर ही है, इतने गंदे गंदे गाली देना, इतने गंदे गंदे गाली देना कि नहीं दे सकते हैं कोई अपनी बहू, बेटी या बेटे के सामने वैसे वैसे गंदे गंदे गाली देते थे, झगड़े करते थे। और पता नहीं बहुत टॉर्चर किया करते सभी को, सिर्फ मेरी माँ को नहीं। उसके बाद मेरे बड़े भाभी को भी कि खाना पकाने नहीं आती है, सामान खाना फेंक देना, इस तरह की चीज़ें सब मतलब होती रही, बढ़ती ही चली वो गई। कुछ बुनती थी तो उसको जला देते थे पापा जी। हाँ, बहुत बदमाशी करने लगे मेरे पापा जी। तो गांव के लोग कहने भी लगे मेरे बड़ी मम्मी को कि तुम सब इनसे अलग हो जाओ, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो चुकी है, क्यों अब इनके साथ में हो, अलग हो जाओ, देखो कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे गांव के लोग मेरे बड़ी मम्मी को समझाया करती थी। मेरे बड़ी मम्मी नहीं हुई अलग उस वक्त, ना चैन से खाने देते थे, ना चैन से सोने देते थे मेरे पापा जी किसी को भी, ठीक है। और पता है बड़ी बड़ी बातें में क्या कहा करते थे मेरे पापा जी कहा करते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुद की अपनी मर्जी से अलग नहीं होऊंगा। अगर ये लोग अलग हो जाएंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कसम खाया हूँ और खाता हूँ कि मैं कभी भी इनसे अलग नहीं होऊंगा। कहने का मतलब है मैं अलग तो नहीं होऊंगा, लेकिन टॉर्चर बखूबी करूँगा।
इस तरह का मेरे पापा जी का सोच थे। अगर कोई समझाने आते थे मेरे पापा जी को ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि कौन नहीं करते हैं, अपने बेटे पे अपने बहू पे कौन नहीं चिल्लाता है, कौन नहीं गाली देते हैं। एग्जाम्पल दिया करते थे गांव में। मैं सोच लिया था कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हम तो दुख झेल ही रहे हैं। मैं दुख झेल रहा था, मेरी माँ दुख झेल रही थी, और इसके बाद मैंने देखा था कि जो मेरी भाभी जी आई थी दूसरे घर से, हमारे इस घर में सदस्य बनी थी, वो भी आने के बाद दुख झेल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि और किसी बाप की बेटी, किसी दूसरे घर के बेटी को लाकर मैं इस घर में दुख तकलीफ में नहीं शामिल करूँगा। मैं किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं ये सोच लिया था, दिमाग में बैठा लेता कि मैं मेरे पापा जी की जब तक ये रवैया रहेंगे मैं शादी नहीं करूँगा। पर मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि मैं चाहता हूँ, मुझसे जब अपनी दुख कभी शेयर किया करते कहती थी कि मतलब मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बीमार पड़ती रहती हूँ, तो मैं मरने से पहले अपनी बहू को देखना चाहती हूँ एंड अपने पोते हो या पोती का मुंह देखना चाहती हूँ, ऐसा बोला करती थी। अब मैं सोचता था कि मेरी माँ को तो बहू देखने की इच्छा है, और ना जाने जिससे मैं शादी करूँगा वो कैसी होगी नहीं होगी। तो मैं सोचने लगा कि काश मुझे एक ऐसी बीवी मिले भगवान की, जो हमारे दर्दों को समझे, दुख को समझे, और इस परिवार में बहू के रूप में नहीं बल्कि बेटी के रूप में आए, जो मेरी माँ के दुख तकलीफ़ों को अपनी दुख तकलीफ़ें समझे। ये मेरे जहन में बैठ गया, और इसी तरह से दिन बीतता गया। मेरी जब बड़े भैया की शादी हो गई तो छोटे भैया की भी शादी हुई, उनकी भी बीवी आई। फिर भी मेरे पापा की बदमाशी कम नहीं हुई, बस बदमाशी बढ़ती चली गई। मेरी दीदी थी, उनकी भी शादी हो गई, उनकी भी शादी होने को भी अपने ससुराल चली गई। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मेरी वो दीदी जो है, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की, जब वो शायद छोटी थी, 10 या 12 साल की थी, तब मेरे पापा जी ने उनको पीटा था, क्या उठा ही था या बहुत कुछ हुआ था। तो मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी उस दीदी को बोला कि तुम आज के बाद इनसे बात नहीं करोगी। यानी कि मेरी बड़ी मम्मी ने अपनी लड़की को बोली कि आज के बाद तुम अपने अंकल जी से बात कभी नहीं करोगी ज़िंदगी में। और तब से लेकर बात अभी तक की है दोस्तों। मतलब न जाने कितने साल हो गए होंगे, आई थिंक 15 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तब से लेकर अभी तक वो दीदी मेरे पापा जी से नहीं बोलती है, ना ही बात करती है। तब से लेकर अभी तक दिन गुजरता गया, मेरे पापा जी को बदमाशी जो है वो नहीं कम होने का नाम ली। और भी एक चीज़ शेयर करता हूँ मैं आपको दोस्तों, उस फैमिली का जो विलन है मेरे पापा जी ही थे, सारी फैमिली का। कोई भी अच्छे खाने बनते थे तो मेरे पापा जी के लिए बनते थे। काम तो सभी करते थे घर में, मेरे भैया हो, मेरी माँ हो, सब करते थे काम बराबर। कोई कम या ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन फिर भी अच्छे खाना पकवान जो हो मेरे पापा के लिए बना करते थे। बाकी जो घर के सदस्य थे वो कुछ और ही खाया करते थे, जैसे कि स्पेशल भुजिया हो, स्पेशल चटनी हो किसी चीज़ की। अगर कोई मटन होता था, चिकन होता था, तो उनके लिए रात में वो खाते, उनके लिए सुबह में भी टिफिन में पैक करके रख दिया जाता था, ताकि उनको एक चीज़ 2 बार 3 बार खिला जा सके, इस तरह से। और अच्छे जो पीसेस होते हैं चिकन के, मटन के, वो अलग से निकाल लिया करते थे, ताकि मेरे पापा को खाने को मिले। और बाकी चीज़ जो रहा करते थे वो सब फैमिली खाते थे। ये सब देख के बहुत बुरा लगता था, क्योंकि जब घर फैमिली है तो सबको बराबर खाने को मिले। मैं पहले से इस बात पे आवाज़ उठाया करता, लेकिन पापा के सामने में नहीं। मैं घर में माँ को बोलता था कि माँ ये अच्छा नहीं है, घर में सब काम करते हैं, जो भी खाना पकता है सबको मिल बांट के खाना चाहिए, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए स्पेशल खाना, किसी के लिए बिना स्पेशल खाना। ये अच्छी बात नहीं है, काम तो सभी करते हैं, सभी बराबर काम करते थे, सब बराबर खाना मिलना चाहिए। लेकिन मेरे कहने से कहा था, मैं बच्चा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे अंदर में ये बहुत ही बुरा इमेज था मेरे पापा के लिए कि ये ऐसा कर रहे हैं। उनको सिर्फ खुद के खाने से मतलब है, खुद के पहनने से मतलब है, खुद के पीने से मतलब है, और बाकी जो घर के फैमिली है उनके बारे में उनको उतना नहीं था। और बातें जब करते बोलते कि हाँ देखो मैं सबका भार उठाया हुआ हूँ, मैं सबका देख कर रहा हूँ, ऐसा वो बोला करते थे। और मैं उस बीच में भी कहता था मैं अपने बड़े भैया को, बड़ी मम्मी को, कि आप लोग क्यों इतना झेल रहे हैं, मानो हम तो उनके लड़के हैं, मेरी माँ उनकी वाइफ है, हम तो कहीं नहीं जा सकते, हमें तो इसी के अंडर में ज़िंदगी जीना है। लेकिन आप लोग तो अपना हिस्सा लेके बंटवारा करके तो अलग हो सकते हो जाओ, हमारे साथ ही यूँ ना झेलो। क्योंकि कभी खाना फेंक दिया करते थे तो सब फैमिली को भूखे रहना पड़ता था। कभी जो होता है गांव में मिट्टी का चूल्हा होता है जिस पे खाना पकता है,
तो कोदाली होता है जिससे खनते हैं मिट्टी को, वो लेके जाते थे। मेरे पापा जी पूरी चूल्ही के खन कर फेंक देते थे। बहुत सारा बदमाशी किया करते थे। तो मैं बोला करता था कि आप लोग अलग हो जाओ। और ऐसा ही दिन रवैया रहता गया मेरे पापा जी का। हमारे घर में ट्रैक्टर भी किना गया बिजनेस के रूप में, जो मेरे बड़े भैया चलाया करते थे। मतलब बहुत चीज़ें हुई और सारे चीज़ में सबसे कंक्लूजन यही है कि मेरे पापा जी विलन निकले। वो सबको टॉर्चर किया करते थे, मेंटली फिजिकली में भूखे रहना, चैन से जीने ना देना, चैन से खाने ना देना, और मारना पीटना, ये सब सिर्फ मेरी मम्मी को किया करते थे मेरे पापा जी। हाथ कभी भी मेरे बड़े भैया सबको नहीं उठाए। बचपन में शायद पीटे होंगे लेकिन बड़े होने के बाद कभी नहीं। और पीटने का काम सिर्फ मुझे करते थे और मेरी माँ को करते थे। मेरे छोटे भाई था, उनको भी पीटा करते थे। मैं अपने छोटे भाई के बारे में बता दूं दोस्तों, मेरे छोटे भाई पैदा होने के बाद बोलते नहीं थे, यानी कि उनका बोली जो है नहीं आता था, तोतलाते थे, हकलाते थे, या कहें कि बोल ही नहीं पाते थे। देखने में तो मेरे भाई बहुत सुंदर था, बहुत ही सुशील, बहुत ही गोरा चिट्टी गोरा, बहुत अच्छा देखने में, लेकिन आवाज़ मेरे भाई की नहीं आता था। तो मेरे पापा जी मेरे मम्मी को इसलिए भी गाली करते थे कि कैसे बेटे हैं तुम्हारे, एक सूखी लकड़ी है, मेरे बारे में कहा करते, एक कोयला सूखी लकड़ी है तो दूसरा गूंगा बहरा है, पता नहीं क्या है, ऐसे है, भगवान मेरे किस्मत में क्या क्या डाल दिए, कचरे का डब्बा सब डाल दिए हैं। ऐसा करके भी हमको गाली दिया करते थे और बुरा भला कहा करते थे। तो ये सब दिन बीतता गया। मेरे भाई का जो बोली है, जो आवाज़, वो 12 साल में आया। जब मेरे भाई का उम्र 12 साल हो गया तब मेरे भाई ने बोलना शुरू किया। तब तक मेरे भाई को सब बौका बोलते थे। जो नहीं बोलते हैं हमारे गाँव में उनको बौक बोलते हैं, बौक। तो मेरे भाई को बौका बोलते थे, यानी कि जो बोल नहीं पाता है। 12 साल के बाद मेरे भाई की आवाज़ आई, जो अच्छे से बोलने लगे और अभी तो फर्स्ट क्लास बिंदास है। आपको मिल पाऊँगा मैं अपने भाई से, एकदम हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार भी है। तो ये सब होता गया। और जब मेरे पापा जी का टॉर्चर कम नहीं हुआ तो फिर मेरे बड़ी मम्मी और सब बंटवारा कर लिए एंड अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद तब मेरे बड़े भैया और भाभी, दोनों भाभी, मेरी बड़ी मम्मी सब अलग रहने लगे और इधर रह गए थे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई। मैं तो पढ़ने गया था शहर, तो मैं कम ही रहता था घर में, छुट्टी के वक्त ही आता था। तो ये सब हुआ। और घर जाने के बाद में देखा कि हमेशा किट मतलब झगड़े होना, ये होना वो होना, मैं देखता हुआ आ रहा था। तब जाके पहली बार मैंने पापा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। तो मुझे बार बार निकलने के लिए घर से धमकी देने लगा पापा जी कि तुम निकलो। गाली देते थे, कहते थे कि तुम्हारे लिए मेरे घर में एक दाने नहीं है, तुम इस घर से निकलो। और मैं नहीं निकलता था, मैं छोटा था, 10th पास ही किया था, मैं कहाँ निकलता। तो मैं नहीं निकलता था, फिर भी घर में ही रहता था। तो मेरे माँ को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगे मेरे पापा जी कि इनको घर से निकालना है तो मैं घर में आग लगा दूंगा, घर में किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा, इसको सबसे पहले घर से निकालो, मुझको कहने लगे। एक रात की बात है, जब 2-4 गांव के लोग मेरे दूरा पर बैठे हुए थे और बहुत झगड़े हुआ था मेरे घर में, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला झगड़ा हुआ था। तो सब समझा रहे थे मेरे पापा जी को। तो मैंने भी बोला था, उस वक्त बोलना शुरू किया कि हाँ आप लोग इनको समझा दीजिए कि इतना टॉर्चर ना करें, जो हुआ सो हुआ, तो मतलब हो सके तो मिलजुल के रहें, इनको समझा दीजिए। तो मेरे पापा जी इतने बड़े लाठी लेके आए मुझे मारने के लिए कि नहीं, इसको आज मैं ख़त्म ही कर दूंगा। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जो मेरे मुंह लगाए, मेरे सवाल का जवाब मांगे, मुझे बुरा भला कहे, मेरे बातों को गलती के, ऐसा बेटा नहीं चाहिए। तो मेरे गांव के 2-4 लोग थे, वो पकड़ लिए, लाठी भी छीन लिए और कहते कि इनको मैं मार दूंगा। तो मैं उस वक्त मेरे मुँह से ये निकल गया कि छोड़ दीजिए आप लोग, अगर मेरे पापा जी गुस्से में मेरी जान ले सकते हैं तो मैं भी अपने जान दे सकता हूँ, छोड़ दीजिए, मेरा जान लेने दीजिए, वैसे भी ऐसे ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाऊँ। मेरे पापा जी ने कहा कि अभी के अभी तुम इस घर से निकलो, नहीं तो मैं अभी घर में आग लगा दूंगा। करेंट भी था, बोलता कि मैं करेंट में सट कर मर जाऊँगा। और सारे गांव के सामने में मेरे पापा जी ने धरना रख दिए, या तो इस घर में मैं रहूँगा या तो ये रहेंगे, गाँव वाले फैसला करो, या तो इस घर में ये रहेगा विकास या तो मैं रहूँगा, दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं, या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूँगा, बताओ फैसला करो। मेरे पापा इस बात पे अड़ गए। तो मैं सोचा कि क्या करूँ ना करूँ, मेरी माँ भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो मैंने सबके सामने में विनम्रतापूर्वक कहा कि नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, ये धन संपत्ति मेरे पापा जी की हैं, ये क्यों बाहर निकलेंगे, मैं ही निकल जाता हूँ, कहीं भी चला जाऊँगा।
इनको बोलिए कि यहीं रहे घर में, मैं ही निकल जाता हूँ। और इसके बाद ये कहने के बाद ही मेरी माँ बैठी हुई थी, मेरी माँ रोने लगी। और मैं अपने माँ के पास गया, मैं अपने माँ का बोला, माँ मैं जा रहा हूँ। और मेरे माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोलने लगी कहाँ जाओगे, तुम इतने छोटे हो, कुछ काम नहीं आता है, कुछ काम नहीं किए हो। मैं बोला कि नहीं माँ, अब मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो किसी का ना किसी का बुरा होगा यहाँ पे, या तो मैं ही नहीं रहूँगा या तो पापा जी नहीं रहेंगे। सुन रहे ना क्या बोल रहे हैं पापा जी, ऐसा कहने लगे। तो मेरी माँ बहुत रोने लगी। और मैं फिर 2 दिन उसी गांव में अपने दोस्त के घर रहा, और उसके बाद अपने बैग पकड़ा और वहाँ से बाहर निकल चुका। मैं अपने मामा जी के घर चला गया। मामा जी के घर जाने के बाद मेरे मामा जी के नए नए स्कूल खुले थे, तो मैं अपने मामा जी के स्कूल में टीचिंग करने लगा दोस्तों। मैं 5वीं क्लास तक पढ़ाने लगा। मैं खुद मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ था और रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और मैं अपने मामा जी के स्कूल में गया। मेरी ट्रायल क्लास हुई, ट्रायल क्लास में मैं पास हुआ। जितने भी स्टूडेंट थे बच्चे लोग 5 क्लास तक के, सब ने सेलेक्ट किए कि हाँ बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर जाके मेरी नौकरी फिक्स हुई और मैं पढ़ाने लगा। मेरे मामा जी के घर में मुझे एक कमरा दिया गया। मेरे मामा का 2 लड़के थे, मैं उनको भी पढ़ाता था और मामा जी घर में ही खाता था। और इस तरह से मैं और मेरी ज़िंदगी चलता गया। और उसके बाद की ज़िंदगी जो है मेरी, वो सारी है मेरे लव स्टोरी के रिलेटेड। उसके बाद कैसे मैंने बीमू के साथ, जो मेरी वाइफ है, इनकी मम्मी, इसके साथ शादी की, किस हालात में किए। उसके बाद फिर मैं कैसे गांव गया, क्या कुछ हुआ, कैसे सुहाना पैदा हुई, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए। थोड़ा बहुत तो मैंने अपने लव स्टोरी का शेयर किए हैं पार्ट, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है लव प्लस लाइफ स्टोरी, लव एंड लाइफ स्टोरी। आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा, मैंने बहुत कुछ शेयर कर लिया है। इसके बाद आप ये मत कहना कि मतलब आप अपने पापा की बुराई कर रहे हो, कतई नहीं बुराई कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं बुराई। जो सच्चाई है कहते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर किए। इसलिए शेयर किए कि अगर आपके पास अच्छे पापा जी हैं जो आपको इज्जत करते हैं, आपके लिए कुछ सामान खरीद देते हैं, खुद का खाते हैं तो साथ में बिठा के खाते हैं, आपको पूछते हैं खाना खाए कि नहीं खाए, शेयर करके खाते हैं, आपको इज्जत करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, प्यार करते हैं, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। क्योंकि हमारा जैसे अनलकी भी इस दुनिया में है जिनके पापा होते हुए भी ना के बराबर हैं। ये कुछ अगर रह गया हो शेष जानने के लिए तो आप कमेंट कीजिए कि हम आपको बता देंगे। तो इसी के साथ हमारे बचपन की स्टोरी, मेरी माँ की स्टोरी ख़त्म करता हूँ, यहीं पे समाप्त होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बीमू थी, सुहाना की मम्मी, तो वो कहाँ गई। तो अभी टाइम हो रहा है 7, और 7 बजने के वक्त में बीमू की एग्ज़ाम की टाइम हो गई। उनकी दोस्त भी आ गई एग्ज़ाम देने के लिए, कॉलेज चली गई, और तब तक सुहाना भी उठ गई थी, सोई हुई थी। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी एंड होता है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा है दोस्तों। मैं अपने माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने माँ को खुश देखना चाहता हूँ, और मेरी माँ की खुशी मेरी सक्सेस में है, मेरी खुशी में ही खुश है। क्योंकि मेरी माँ अक्सर बोला करती है कि बेटा तुम सक्सेस हो जाओ, तुम अपने पाँव पे अच्छे से खड़े हो जाओ, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेटा, तुम सक्सेस हो जाओ, यही मेरे लिए खुशी की बात है। चाहता हूँ माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ अपने पैसे से, अपने दम पे। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये मेरा सोच कैसा है। एंड हाँ, यूट्यूब के भरोसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी वाइफ की, तो मेरी वाइफ स्टडी करती है और यहाँ पे मैं जो भी ढूंढ रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं इनकी मम्मी का स्टडी भी कंप्लीट करवाने का मेरा लक्ष्य है। तो देखते हैं मैं क्या कुछ कर पाता हूँ। अगर यूट्यूब पे भी सक्सेस हो गया तो इस यहाँ से भी पैसे मिलने लगेंगे, तो मैं यहीं से अपनी माँ के लिए कुछ करना शुरू कर दूँगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है मेरी कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, प्रैंक, डांस, ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉग्स, ये सब बताइए, हम वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और डेली ब्लॉग्स करने का। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरी एक बेटी भी है, हम सब खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम जॉब नहीं करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाएंगे। तो मैं यूट्यूब पे भी फुल सक्सेस होना चाहता हूँ, मेरी माँ को कुछ अच्छे चीज़ भी खरीद कर दे पाऊँ और उनकी जो एक्सप्रेशन होंगी मैं शूट करके आप सबसे शेयर कर पाऊँ। हम अपनी माँ की आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ, सब कुल मिला के मतलब कुछ कर पाऊँ मैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसा बनना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते लव यू ऑल।